हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये हमारा सेकंड वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। पहला वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको आप जो है देख सकते हैं। और ये हमारा सेकंड वीडियो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए। ठीक है, तो हम ज़रा सा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ वर्ड्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप तक पहुँच सकें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे बताना है तुरंत उत्पन्न होने वाली के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या है। ऑप्शन ए है प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन बी है प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी है प्रत्यागत, ऑप्शन सी है प्रत्यावर्तन। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, और इसमें एक दो वर्ड्स और हम समझ लेंगे। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है, देखिए जैसा कि आपको वर्ड में मिल रहा है प्रत्यभिज्ञान में, ये देखिए ज्ञान वर्ड आपको मिल रहा है। सॉरी, वेयर पेंट ब्रश, यस। तो ये देखिए प्रत्यभिज्ञान में देखिए ज्ञान वर्ड है, तो ये आप समझ जाएंगे स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है, प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। ठीक है, फिर लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, प्रत्यागत होता है। ठीक है, और वहीं प्रत्यावर्तन का कौन कहलाता है, लौट कर अपने स्थान पर आना। ठीक है, लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत है और लौट कर अपने स्थान पर आना के लिए प्रत्यावर्तन है। देखिए वर्ड्स पे बहुत फोकस करिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं सारे वर्ड्स बहुत मैच करते हैं और जब क्वेश्चन पूछते हैं ना और सारे वर्ड्स ऐसे सेम दिए रहते हैं तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसको जो है फिर से फोकस कर लीजिए। प्रत्यागत क्या है, लौट कर आया हुआ, और वहीं प्रत्यावर्तन क्या है, लौट कर अपने स्थान पर आना, मतलब अपने स्थान पर वापस लौट के आना प्रत्यावर्तन हो जाएगा। और अगर स्थान की बात ना हो, केवल लिखा हो लौट कर आया हुआ, तो वो प्रत्यागत हो जाएगा। ठीक है, वहीं प्रत्यभिज्ञान क्या हो जाएगा, स्मृति की सहायता से होने वाले ज्ञान को हम प्रत्यभिज्ञान बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए है आतिथ्य, ऑप्शन बी है अतिथि पूजा, ऑप्शन सी है अभ्यागत, ऑप्शन सी है आतिथेयी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आतिथ्य। ठीक है, यहाँ पे भी आप वर्तनी देखते चलिएगा, अब कन्फ्यूज़न हो सकता है किसके बीच में, आतिथ्य और आतिथेय के बीच में। तो अतिथि सत्कार की भावना जो है आतिथ्य कहलाता है, वहीं आतिथेय क्या कहलाता है, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरे। ठीक है, जिसके यहाँ अतिथि ठहर रहा है वो जो है जो होस्ट होगा वो कहलाएगा आतिथेय, और ये जो भावना होती है अतिथि सत्कार करने वाली वो कहलाती है आतिथ्य। ठीक है, और अतिथि को अभ्यागत भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए समीचीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी कालांतर, ऑप्शन डी सनातन। तो आपको पता ही होगा, हम लोग कहते नहीं है कि सनातन धर्म है हमारा, मतलब जो अनेक युगों से चला आ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा सनातन हो जाएगा। तो सनातन इज द राइट आंसर। सनातन विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, युगों से चले आने वाले के लिए यहाँ पे भी सनातन होगा, पहले डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम वर्ड है। जिससे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निर्झर, या बी निर्जर, या फिर सी अजर, या फिर डी अमर। तो देखिए राइट आंसर क्या है इसका, अजर हो जाएगा। बुढ़ापा ना आए अजर। ठीक है, अमर किसको कहते हैं, जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए ऑप्शन क्या है, ईश्वरी, या फिर भक्त, या फिर आस्तिक, या फिर पुजारी। तो उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसका होता है नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है। अब देखिए इसमें बहुत आसान है इसको याद करना। व्याकरण आपको पता ही है, ये वर्ड दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस आपको इतना रखना है कि आधा वाक की जगह हो जाएगा पूरा वाक। ठीक है, और उसके ऊपर
ये ए की डबल ए की मात्रा लग जाएगी, तो आपका इसका आंसर व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वही सेम है, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण बोलते हैं। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या बोलेंगे एक वर्ड। ऑप्शन ए अदम्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सक्षम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अक्षम्य। ठीक है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी नैऋत्य, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन डी वाग्नेय। अब आप देख सकते हैं, ये आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो पश्चिम को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेस्ट। तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो वर्ड प्रयुक्त होता है वो है वायव्य से इसका वो है उच्चारण है। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि वायव्य और ईशान में कन्फ्यूज़न होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा बोली जाती है, कोण बनता है, उसको हम ईशान बोलते हैं। अब देखिए, ईशान में ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई है, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। इसमें भी देखिए डब्ल्यू में वाह है और इसमें भी वाह है, तो आप इसे कोरिलेट करके आप इसमें जो है गलती बहुत ही कम करने की गुंजाइश हो जाती है अगर आप ऐसे याद करते हो तो। फिर आग से संबंधित को आग्नेय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए आंशिक सेवा, ऑप्शन बी अस्थायी सेवा, ऑप्शन सी अर्ध रोजगार, या फिर ऑप्शन डी आकाशवृत्ति। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा आकाशवृत्ति। ठीक है, आकाशवृत्ति विल बी द राइट आंसर। अनिश्चित जीविका यानी कि आकाशवृत्ति। अब यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। थोड़े अंश में की गई सेवा को आंशिक सेवा बोलते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए की गई सेवा को अस्थायी सेवा बोलते हैं, और आधा रोजगार को अर्ध रोजगार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 वर्ड्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो के लिए एक वक्त आपको वाक्य बताना है। आक्रांता, जिस पर हमला ना किया गया हो। आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो वो हो जाएगा अनाक्रांत। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स भी देख लेते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो वो अनाक्रांत है, और जो हमला या आक्रमण करता हो वो क्या है, आक्रांत कहलाएगा। ठीक है, आक्रांता कहलाएगा। और जिस पर हमला हुआ हो वो आक्रांत कहलाएगा। ठीक है, हमला करने वाला आक्रांता, और जिस पर हमला हुआ हो वो आक्रांत, और जिस पर हमला ना हुआ हो वो अनाक्रांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए आक्रांता, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी आक्रांत, ऑप्शन डी अभियुक्त। तो अभी इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। ऑप्शन ए मंथर, ऑप्शन बी दीर्घ सूची, ऑप्शन सी सत्वर, ऑप्शन डी मंदाक्रांता। देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो सकता है, एक ए और डी में, तो यहाँ पे इसका आंसर मंथर ए होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द होगा मंथर। ठीक है, हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री होता है। ठीक है, और 17 अक्षरों के वर्णगत को हम बोलते हैं मंदाक्रांता। ठीक है, 17 अक्षरों के वर्णगत का नाम है मंदाक्रांता। ठीक, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए विवेकी, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी दूरदर्शी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा विवेकी। ठीक है, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। वहीं जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। वहीं जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है द्वंद्वग्रस्त, ऑप्शन बी भ्रमित, ऑप्शन सी किन कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन डी द्विधाग्रस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किन कर्तव्य विमूढ़। ठीक,
फिर वहीं कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं। जो द्वंद्वन में हो उसे द्वंद्वग्रस्त बोलते हैं, जो भ्रम में हो उसे भ्रमित बोलते हैं, और जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त बोलते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए कविराज, ऑप्शन बी आशु कवि, ऑप्शन सी महाकवि, या फिर ऑप्शन डी कवीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आशु कवि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ और वर्ड्स भी देख लेते हैं। कवियों में श्रेष्ठ को हम कविराज बोलते हैं, ठीक है, और कवियों में महान में के लिए हम महाकवि उपयोग करते हैं, और कवियों का ईश के लिए हम कवीश का उपयोग करते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए अजन्मा, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी आक्रांत। तो उसके लिए आंसर होगा सी अजात, जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसको अजात शत्रु बोलेंगे। और देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी हम समझ लेते हैं। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसको अजन्मा बोलेंगे, जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत बोल देंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ड। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वही है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक वर्ड अजय, ठीक है। जिसका शत्रु पैदा, दीज ऑल आर रिपीटेड। अजात शत्रु हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो हम आगे इसको नहीं देखेंगे। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए अव्यक्त, अव्यक्त बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट अव्यक्त के लिए सही है। ऑप्शन ए जिसे कहा ना जा सके, ऑप्शन बी जिसे व्यक्त ना किया जा सके, ऑप्शन सी जिसे कहा जा सके, ऑप्शन डी जिससे व्यक्त किया जा सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जिसे व्यक्त ना किया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्त का वर्ड का प्रयोग हुआ है, तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में आंसर ज़रूर मिल जाएगा, वो वर्ड दोनों जगह कहीं ना कहीं मैच ज़रूर करेगा। तो इससे काफ़ी आसानी होगी आपको मार्क करने में, ठीक है। और फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि ये जो आपका ये री एग्ज़ाम होने वाला है आर ओ का 2016 का, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उस पर आप जो है गेस वर्क कर सकते हो। लेकिन अब जो लोग आगे के एग्ज़ाम देंगे लाइक 2020 या 2021 में अगर एग्ज़ाम देते हैं आर ओ का, तो उस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होगी, तो आप जो है बहुत ज़्यादा गेस वर्क उस पर नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। बट जो लोग आर ओ का री एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग थोड़ा गेस वर्क कर सकते हैं, वो लोग पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है क्या? ऑप्शन ए सायंकाल, ऑप्शन बी सूर्यास्त, ऑप्शन सी निशा, या फिर ऑप्शन डी गोधुली। तो देखिए इसका आंसर होगा गोधुली। गोधुली इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इसका एक दो वर्ड्स और देख लेते हैं। सायंकाल संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं, ठीक है। और सूर्यास्त शब्द किनके लिए आता है? सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है, सूर्यास्त के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके हाथ में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? और देखो, जिसके हाथ में शूल हो, अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स कुछ पता करना है हमको। हाथ के लिए आपको पता है पानी वर्ड यूज होता है, तो इसमें आप आसानी से ये समझ लेंगे कि पानी किस में नहीं है, पानी सभी में है, देखिए कहीं ना कहीं, ठीक है। और बाकी शूल, और इसमें शूल क्योंकि दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं शूल ज़रूर आएगा। तो ये दोनों कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक बार मैं क्लियर लिख देती हूँ, कौन कौन सा कीवर्ड है हमारा। एक वर्ड हमारा शूल ज़रूर आना चाहिए आंसर पे, प्लस एक पानी ज़रूर आना चाहिए आंसर पे, ठीक है। तो इसको मैच कराते चलेंगे हम, शूल और पानी। अब देखिए चक्र पानी में शूल नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, शूल पानी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये वज्र पानी पानी है लेकिन शूल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पानी ग्रह में पानी है लेकिन शूल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? शूल पानी। जिसके हाथ में शूल हो उसे कहते हैं शूल पानी, ठीक है। तो शूल पानी इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन ए त्रिकालज्ञ, ऑप्शन बी बहुज्ञ, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। सब कुछ तो आपको पता है कि सर्व, उसका जो कीवर्ड होता है सब कुछ के लिए वो सर्व होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है, ठीक है। अब देखिए,
त्रिकालज्ञ किसको कहते हैं? भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ बोलते हैं। वहीं जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ज्ञानी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य चयन कीजिए। ऑप्शन ए, जिसका खंडन ना हो सके। ऑप्शन बी, जो घोर या भीषण ना हो। ऑप्शन सी, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। ऑप्शन डी, जो तर्क से सिद्ध ना हो। तो इसका बहुत आसानी से आप सब लोग आंसर कर पाएंगे, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके इज़ द राइट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले एक आध वर्ड्स और हम यहाँ से जान लेते हैं। जिसका खंडन ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? अकाट्य बोलते हैं। तथा जो घोर या भीषण ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे अघोर बोलते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? उसे अतर्क्य बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स मिल गए, और यहाँ पे एक जो पूछा था, तो एक क्वेश्चन से हमने 4 वर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना पलक गिराए हुए के लिए एक वाक्य, एक शब्द सॉरी। ऑप्शन ए अनिमेष, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी अतिस्वन, ऑप्शन डी अदृष्ट। तो इसका आंसर होगा अनिमेष, बिना पलक गिराए अनिमेष। और कुछ वर्ड्स हम जान लेते हैं। अपने स्थान से न हटने वाले को हम बोलते हैं अच्युत। ठीक है, अपने स्थान से न हटने वाले को अच्युत बोलेंगे। और ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला क्या हो जाएगा? अतिस्वन। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन, और आपका जो ना देखा गया हो वो अदृश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी युत्सु, ऑप्शन डी विद्रोही। तो इसमें युत्सु इज द राइट आंसर। ठीक है, विद्रोह करने वाले को विद्रोही बोलेंगे, और युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी माप तोल ना हो सके जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए वर्ड बताना है। ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन सी परिमेय, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अजय। तो इसका आंसर होगा परिमेय। जिसकी नाप तोल हो सके उसको हम परिमेय बोलते हैं। वहीं जो चल ना सके उसको अचल बोलते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुटने तक बाह वाले के लिए एक वर्ड। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी लंबोदर, ऑप्शन सी अजानुबाहु, ऑप्शन सी आदांत। तो इसका आंसर होगा अजानुबाहु। ठीक, अजानुबाहु इज द राइट आंसर। फिर जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है, और जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर बोलते हैं। शुरू से अंत तक को हम आद्यांत बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए एक वर्ड बताना है। ऑप्शन ए लंबोदर, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अजानुबाहु, ऑप्शन डी आलंबन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजानुबाहु। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी सर्वजीत, ऑप्शन डी इंद्रजीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा अतीन्द्रिय, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। कुछ वर्ड्स और जान लेते हैं, जैसे कि जिसने इंद्र को जीता हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय बोलते हैं, और फिर सबको जीतने वाले को सर्वजीत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंद्रियों के ज्ञान से के परे हो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी अतीन्द्रिय, या फिर ऑप्शन डी अवीन्द्रिय। तो इसका आंसर होगा अतीन्द्रिय। ता में बड़ी की मात्रा इज द राइट आंसर, अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको क्या बोलेंगे। इंद्रियाधिपति, ऑप्शन बी जितेंद्रिय, ऑप्शन सी जीतेंद्रिय। देखिए यहाँ पे जा पे छोटी की मात्रा है बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में सेम है, बट जा पे बड़ी की मात्रा है। नेक्स्ट है आपका डी इंद्र। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसमें जा में छोटी की मात्रा है। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे बोलेंगे जितेंद्रिय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समान भाव से देखने वाला के लिए एक शब्द बताना है। बहुदर्शी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है प्रियदर्शी, ऑप्शन सी है आपका समदर्शी, ऑप्शन डी है त्रिकालदर्शी। तो समदर्शी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, समदर्शी होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं,
इसमें कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं, जैसे कि जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी बोलेंगे। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी बोलेंगे। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को त्रिकालदर्शी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए, जो कम बोलने वाला हो। ऑप्शन बी, सबको समान भाव से देखने वाला। ऑप्शन सी, जो प्रिय बोलता है। या फिर ऑप्शन डी, जो देखने में प्रिय लगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रियदर्शी मतलब जो देखने में प्रिय लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी अभेद, ऑप्शन सी दुर्गेय, या फिर ऑप्शन डी असंभव। तो इसका आंसर होगा अभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अभेद। कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं, जैसे जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको हम दुर्गेय बोलते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसको हम दुर्गम बोलते हैं। और जो संभव ना हो उसको हम असंभव बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है। ऑप्शन ए प्रियनवंदा, ऑप्शन बी प्रेयसी, ऑप्शन सी मधुरभाषी, ऑप्शन डी प्राण प्रिया। तो इसका आंसर होगा प्रियनवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री कहलाती है प्रियनवदा। वही प्रेमिका के लिए प्रेयसी शब्द का प्रयुक्त होता है, तथा जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी बोलते हैं। जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राण प्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, या फिर ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। तो अपारदर्शी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए समदर्शी। जो भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों को देख लेता है उसके लिए त्रिकालदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारदर्शी के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए, जो सबको समान देखता हो। ऑप्शन बी, अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम। ऑप्शन सी, जिसके आर पार देखा जा सके। ऑप्शन डी, पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष। तो इसका पारदर्शी का आंसर होगा जिसके आर पार देखा जा सके, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका दमन करना कठिन हो। ऑप्शन ए दुर्दमनीय, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन सी दुर्गेय। तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्दमनीय हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्न से संबंध ना रखने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अन्यत्र, ऑप्शन बी अनन्य, ऑप्शन सी अन्योन्या संबंधी, ऑप्शन डी अन्योन्याश्रित। तो इसका आंसर होगा अन्योन्या संबंधी। ठीक है, अन्योन्या संबंधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए क्या बोलेंगे एक शब्द। ज्ञानार्थी, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिजीविषु। तो इसका आंसर होगा जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं ज्ञानार्थी किसको बोलते हैं। ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी। विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु बोलते हैं। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक के लिए एक शब्द होता है जिजीविषु। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी यातज्ञ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। बाकी जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो हम इसको एक बार फिर से नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जान चुके हैं इन वर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिजीविषा भी आप जान चुके हैं। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। दूसरे के दोष को खोजने वाले को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए अनुसंधानकर्ता, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी आलोचक, ऑप्शन डी शत्रु। तो इसका आंसर होगा बी छिद्रान्वेषी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ढका ना हो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए अनावृत, ऑप्शन बी अनावर्त, ऑप्शन सी अनावृत्ति, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो इसका आंसर होगा अनावृत। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द कहलाएगा अनावृत। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं। जो ढका ना हो वो होगा अनावृत। ठीक है, जो ढका ना हो वो अनावृत हो जाएगा। जो दोहराया ना गया हो वो हो जाएगा अनावर्त। तथा मोक्ष अथवा न लौटने को अनावृत्ति कहते हैं। और अनावृष्टि किसको कहते हैं। वर्षा का न होना अथवा सूखा को अनावृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारे वर्ड्स बहुत सिमिलर हैं,
तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें मात्रा के हिसाब से देख लीजिएगा कि अनावृत देखिए जिसमें नीचे वा के नीचे री लगा हुआ है वो जो ढका ना हो उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वहीं ये भी अनावर्त लिखा है लेकिन इसमें जो है जो री की मात्रा है वो ऊपर लगी हुई है, तो ये जो दोहराया ना जा सके उसके लिए उपयुक्त हुआ है। और अनावृत्ति आप देख सकते हैं ना लौटने को या मोक्ष अथवा ना लौटने को अनावृत्ति बोलते हैं। और अनावृष्टि वर्षा से संबंधित है, यानी वर्षा ना होना या फिर सूखा होना। ठीक है, तो उसको एक बार अच्छे से फोकस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सिमिलर है। ठीक है, और गलती होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। तो मार्क इट लाइक एस्ट्रिक मार्क कर लीजिए और ताकि इसको एक बार रिवीजन के टाइम ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कही हुई बात को बार बार कहने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कथित, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी कटुभाषी, ऑप्शन डी पुनरुक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पुनरुक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सुलभ, ऑप्शन सी सर्वजित, ऑप्शन डी सुखद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुलभ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी समकालीन, ऑप्शन डी शीतोष्ण। तो इसका आंसर होगा समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म को बोलते हैं समशीतोष्ण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुत्तरित शब्द के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए जिसका उत्तर दिया गया हो, ऑप्शन बी जिसका उत्तर ना दिया जा सके, ऑप्शन सी जिसके अंदर अर्थ भरा हो, ऑप्शन डी जो आलोचना के योग्य हो। तो इसका आंसर होगा बी जिसका उत्तर ना दिया गया हो। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर जिसका उत्तर दिया गया हो उसको उत्तरित बोलते हैं। ठीक है, फिर जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको क्या बोलते हैं, अर्थगर्भित बोलते हैं। जो आलोचना के योग्य है उसको आलोच्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने मत को मानने वाले के लिए एक वर्ड बताना है। ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी स्ववश्य, ऑप्शन सी आत्माभिमत, ऑप्शन डी मतानुयायी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आत्माभिमत इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे देखिए स्वेच्छाचारी क्या किसको बोलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी बोलते हैं। ठीक है, अपने ही वश में रहने वाले को स्ववश्य बोलते हैं। मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा ना गया हो। ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी ऑप्शन बी कथनीय, ऑप्शन सी अव्यक्त, ऑप्शन सी अकथित। तो इसका आंसर होगा अकथित। अब देखिए अकथनीय किसको बोलेंगे, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। ठीक है, उसको अकथनीय बोलेंगे। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसको कथनीय बोलेंगे। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसको अव्यक्त बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकथनीय पता ही है, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। ये पहले भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अनुश्रुति, अनुश्रुति शब्द के लिए बताना है। ऑप्शन ए सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, ऑप्शन बी परंपरा से सुना हुआ, ऑप्शन सी जो कानों को सुनने में कटु लगे, ऑप्शन डी जो सुनने योग्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति कहलाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे वो कर्णकटु कहलाता है। ठीक है, और सुनकर भी ना सुनने का नाटक करने के लिए अनसुना बोला जाता है। और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य बोलते हैं। सुनने योग्य को श्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो देखने के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए दर्शनीय, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी, ऑप्शन डी सर्वप्रिय। तो इसका आंसर होगा दर्शनीय। जो देखने के योग्य हो उसको बोलते हैं दर्शनीय। जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक वर्ड बताना है। ऑप्शन ए प्रथा, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी भूगोलीय या फिर ऑप्शन डी पार्थिव। तो इसका आंसर होगा पार्थिव, जो पृथ्वी से संबद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 पहुंच गए हैं हम। पृथ्वी से संबंध के लिए आपने पहले ही पढ़ा है, पीछे सेम क्वेश्चन है, पार्थिव दिया था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पार्थिव इज द राइट आंसर। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं, जो भू को धारण करे उसे भूधर बोलते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू बोलते हैं। ठीक है, भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए भूगर्भ विज्ञान का जानकार,
ऑप्शन बी भूमि से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन सी जो भू को धारण करता है, ऑप्शन डी भू यानी पृथ्वी से संबंध। तो इसका आंसर होगा सी जो भू को धारण करता है, मतलब भूधर। भूधर क्या होगा? जो भू को धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो पहले था पर अब नहीं है। ऑप्शन ए पूर्वज, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन सी भूतपूर्व, ऑप्शन सी अनागत। तो इसका आंसर होगा सी भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं है उसको बोलते हैं भूतपूर्व। यहीं हम एक दो वर्ड्स और देख लेते हैं। पूर्वज किसे बोलते हैं? जो पहले जन्मा हो वो पूर्वज कहलाता है। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया है उसे अंत्यज बोलते हैं। ठीक है, वर्तनी ज़रूर देखते चलिएगा सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी अलभ्य, ऑप्शन सी अप्राप्य, ऑप्शन डी अनुपलब्ध। तो इसका आंसर होगा ए, जो कठिनाई से मिलता है उसे बोलते हैं दुर्लभ। अब देखिए वहीं पे अलभ्य क्या है? जिससे लाभ ना प्राप्त हो वो अलभ्य। जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसे अलभ्य बोलते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य बोलते हैं। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी क्लिष्ट, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध बोलते हैं। वहीं जो कठिन हो उसे क्लिष्ट, तथा जिसे रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आँखों से परे है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी प्रियदर्शी, ऑप्शन डी द्रष्टव्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परोक्ष। जो आँखों से परे है उसे परोक्ष बोलेंगे। जो आँखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष बोलेंगे। जो दिखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी बोलेंगे। वहीं जो देखा जा सके उसे द्रष्टव्य बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी प्रियदर्शी। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। फिर देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, जो देखने में प्रिय हो वो प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए जिसकी गहराई नापी ना जा सके, ऑप्शन बी जिसकी गहराई ना नापी जा सके, ऑप्शन सी जिसकी कोई सीमा ना हो, या फिर डी जिसका कोई अंत ना हो। तो इसका आंसर होगा जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे अतः बोलते हैं, यानी बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, संदेश ले जाने वाला। ऑप्शन ए पत्रवाहक, ऑप्शन बी सूचनादाता, ऑप्शन सी चपरासी, ऑप्शन डी संदेशवाहक। तो इसका आंसर होगा संदेशवाहक, ऑप्शन डी। पत्र को ले जाने वाले को कहते हैं पत्रवाहक, सूचना देने वाले को कहते हैं सूचनादाता, चपरासी या अनुचर किसी संगठन, संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए नष्ट होने वाला, ऑप्शन बी ईश्वर को न मानने वाला, ऑप्शन सी नष्ट न होने वाला, ऑप्शन डी जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। तो इसका ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। नष्ट ना होने वाले को अनश्वर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए नास्तिक जो भगवान को ना मानता उसे नास्तिक बोलते हैं। और अगोचर किसको बोलते हैं? जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सधवा के लिए बताना है कौन सा वाक्यांश सही है। ऑप्शन ए जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, ऑप्शन बी वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ऑप्शन सी जिस स्त्री का पति जीवित हो, ऑप्शन डी वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। तो इसका आंसर होगा सी, जिस स्त्री का पति जीवित हो। इसमें और भी वर्ड्स देख लेते हैं। सधवा जिस स्त्री का पति जीवित हो यानी पति युक्त स्त्री को सधवा बोलते हैं। नेक्स्ट, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अवीरा बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, देखो विधवा बोलते हैं जिसका पति ना हो, लेकिन यहाँ पे अगर किसी स्त्री का पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो तो उसको अवीरा बोलेंगे। ठीक,
वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधियूढ़ा बोलते हैं। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे अगाध पत्रिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा, अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है पतियुक्ता स्त्री, वही होगा, सधवा, रिपीटेड है। नेक्स्ट देख लीजिए, व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अपव्ययी, ऑप्शन बी फिजूल खर्च, ऑप्शन सी मितव्ययी, ऑप्शन डी कृपण। तो इसका आंसर होगा ए अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को अपव्ययी बोलते हैं। ठीक है, वहीं आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले को फिजूल खर्च बोलते हैं। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं। वही कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात ज़रा सा भी खर्च करने में जो आनाकानी करे उसे हम कृपण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ज़रा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे, अभी ऊपर पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा कृपण। ठीक है, नेक्स्ट प्रतियुक्ता शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, ऑप्शन बी जिस स्त्री के पुत्र पति हों, ऑप्शन सी पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, ऑप्शन डी वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। परित्यक्ता शब्द के लिए पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री का वर्ड यूज़ होता है, सेंटेंस यूज़ होता है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसके लिए विधवा। जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसे बोलते हैं पुरंद्रीय। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों, जिंदा हों, उसको पुरंद्री बोलेंगे। ठीक है, और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसको बोलते हैं परखिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य, सही वाक्य बताना है। ऑप्शन ए मृग के समान आँख वाली स्त्री, ऑप्शन बी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, ऑप्शन सी मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री, ऑप्शन डी हंस के समान चलने वाली स्त्री। तो इसका आंसर होगा हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। वहीं मृग के समान आँख वाली स्त्री को हम मृगनयनी बोलते हैं, और मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री को हम मीनाक्षी बोलते हैं। वही हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सधवा, ऑप्शन बी वंध्या, ऑप्शन सी वैवाहिकी, या फिर ऑप्शन सी विवाहिता। तो इसका आंसर होगा वैवाहिकी, यानी सी ऑप्शन होगा। वहीं जिससे संतान पैदा ना हो उसे वंध्या बोलते हैं। ठीक है, वंध्या, जिससे संतान पैदा ना हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा बोलते हैं। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति का आहार करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। फलाहारी, शाकाहारी, वनस्पत्याहारी या निराहारी। तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर, वनस्पत्याहारी इज़ द राइट आंसर। फल का आहार करने वाले को फलाहारी बोलते हैं, शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी बोलते हैं, और आहार ना करने वाले को बोलते हैं निराहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त, प्रतिवादी, वादी या शीघ्रगामी। तो बी इज़ द राइट आंसर, प्रतिवादी कहलाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। जो तेज़ चलता हो उसको शीघ्रगामी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए एक वर्ड, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा था अभियुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जिसे बुलाया ना गया हो, ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अनाहुत, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन सी आतिथ्य। तो इसका आंसर होगा बी अनाहुत। फिर थोड़ा और भी देख लेते हैं वर्ड्स, जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहेंगे। ठीक है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहेंगे। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य कहलाता है। आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द का प्रयुक्त होता है। ठीक है, फिर वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथेय बोलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अतिथि, आतिथ्य, आतिथेय। तो एक बार इसको फोकस ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसको एस्ट्रिक बना लीजिए, सो डैट जब आप रिवीजन कर रहे हो तो इसको अच्छे से फिर से रिवाइज़ कर लो, ताकि जब वहाँ पे वर्ड्स आए तो कन्फ्यूज़न के कारण गलत ना हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जिसके आने की तिथि ना हो, पढ़ चुके हैं हम अतिथि। अतिथि की सेवा करने वाला, ये भी पढ़ चुके हैं, आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, ऑप्शन ए अविवेकी, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गेय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अविवेकी। ठीक है, वहीं भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी बोलते हैं। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोध बोलते हैं। जो कठिनता से जाना जा सके उसको दुर्गेय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपाद मस्तक। एक सेंटेंस बताना है जिसके लिए सही हो। ऑप्शन ए वे जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, ऑप्शन बी वे जो पैरों से पान करता है, ऑप्शन सी पैर से मस्तक तक, या ऑप्शन डी सिर का मुकुट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पैर से मस्तक तक को अपाद मस्तक बोलते हैं। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उनको बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, आप्त काम बोलते हैं। अथवा तथा वह जो पैरों से पान करता है उसे पादप बोलते हैं। सिर का मुकुट को सिरमौर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीले रंग के कमल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंदिवर, ऑप्शन बी नीलाभ, ऑप्शन सी पुंडरीक, ऑप्शन डी नीलाक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिवर। नीले रंग के कमल को इंदिवर बोलते हैं। वहीं जिसकी आंखें यदि जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ बोलेंगे। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक बोलेंगे। जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष बोलेंगे। ठीक है, जिसकी आभा नीली हो नीलाभ हो गया, जिसकी आंखें नीली हो नीलाक्ष हो गया, सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक हो गया, नीले रंग का कमल इंदिवर हो गया। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ से हमने जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ऑप्शन ए दत्तक, ऑप्शन बी अदप्रसूत, ऑप्शन सी अंत्यज, या ऑप्शन डी प्रसूत। इसका आंसर होगा अदप्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अदप्रसूत बोलेंगे। फिर गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है, और जिसने निम्न जाति में जन्म लिया है वो अंत्यज कहलाता है। जन्म देने वाली क्या कहलाती है? प्रसूत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, जो बहुत इजी है, सबको पता होगा, नास्तिक कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर स्वदेश के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए अंडे से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन बी स्वयं उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन सी पसीने से उत्पन्न होने वाला, फिर ऑप्शन डी भूमि से उत्पन्न होने वाला। तो ये पसीने से उत्पन्न होने वाला इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? जो मांस खाता है, ऑप्शन बी जो आमिष मांस नहीं खाता है, सी जो मांस और शाक दोनों खाता है, ऑप्शन डी जो शाक खाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। जो मांस यानी जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष, जो मांस खाता है वो क्या हो जाएगा? आमिष या सामिष दोनों बोलते हैं। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सदाव्रत, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी सदाभव, ऑप्शन डी सदासुख। तो सदाव्रत, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो सदाव्रत कहलाता है। सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव कहलाता है। सदा रहने वाला सदाभव कहलाता है। हमेशा सुखी रहने वाला सदासुख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी दुर्दिन, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष, ऑप्शन सी दुर्धर्ष। इसका आंसर होगा दुर्भिक्ष। सी इज द राइट आंसर। अकाल जो बिना काल का हो। बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन, जिसे वश में करना कठिन है उसको दुर्धर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके कुछ वर्ड्स। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी विज्ञ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो ए इज़ द राइट आंसर। जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञ कहते हैं। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है। जो जानता हो वो विज्ञ कहलाता है। ठीक है, और जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए जो आकाश में विचरण करता हो, ऑप्शन बी ग्रहों का समूह, ऑप्शन सी धरती और आकाश के बीच का स्थान, ऑप्शन डी देवों का निवास स्थल। तो इसका आंसर होगा धरती और आकाश के बीच का स्थान को हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देवों का निवास स्थल कहलाता है देवलोक। ग्रहों के समूह के लिए हम सौरमंडल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आकाश में विचरण करने वाले को हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक, जो गणना के अयोग्य हो,
ऑप्शन ए अगणनीय, ऑप्शन बी नगण्य, ऑप्शन सी असंख्य, ऑप्शन डी गणनीय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नगण्य इसका राइट आंसर। फिर जिसकी गणना ना की जा सके वो अगणनीय हो जाएगा, जिसकी संख्या निश्चित ना हो वो असंख्य हो जाएगा, जिसकी गणना की जा सके वो गणनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। जो कुछ नहीं जानता हो, ऑप्शन बी सब कुछ जानने वाला, ऑप्शन सी किसी बात का मर्म गूढ़ रहस्य जानने वाला, ऑप्शन डी जो थोड़ा जानता हो। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ बोलते हैं, ठीक है। वहीं सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो उसके लिए प्रयुक्त होता है, और अज्ञ उसके लिए प्रयुक्त होता है जो कुछ नहीं जानता, और अल्पज्ञ उसके लिए प्रयुक्त होता है जो थोड़ा बहुत जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अनादि अनंत, ऑप्शन सी शाश्वत, ऑप्शन डी आद्योपंत आद्योपांत। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही नहीं है पूछना है। मतलब गलत क्या है, 3 वर्ड सही हैं इसके लिए, जो गलत है वो बताना है। तो इसका शाश्वत आपका गलत होगा। जो जिसका आदि व अंत ना हो उसको शाश्वत नहीं बोलते हैं, बाकी सब सही है, ठीक है। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। शाश्वत क्या होता है? जो नित्य रहे, जो हमेशा रहे, उसको शाश्वत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए जो दान करता रहता है, ऑप्शन बी जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, ऑप्शन सी जो उदारता दिखाता है, ऑप्शन डी जो उदारता ना दिखाए। तो इसका आंसर होगा बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है उसे औदार्य दाता बोलते हैं। वहीं जो उदारता दिखाता है उसे औदार्य बोलते हैं। वहीं जो उदारता ना दिखाए उसे अनुदार बोलेंगे। जो दान करता रहता है उसे दानी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो, ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी अग्रसोची। तो इसका आंसर होगा डी अग्रसोची। तो यहाँ आज हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, और हमने टोटल 153 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। बट आपको पता है कि इसमें बॉक्स में कई सारे और भी एडिशनल वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। तो जहाँ तक है 175 वर्ड्स तो बहुत आराम से हमने डिस्कस कर लिए होंगे, अगर हम पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो को मिलाकर बात करें। तो अभी कुछ वर्ड्स और रह गए हैं, तो बहुत जल्दी हम उन वर्ड्स के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पार्ट 3 होगा। और अभी तक के अब ये सेशन बंद कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच।